एक बहुत ही फेमस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसको कहते हैं कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कि मान लीजिए, इसको इस तरह से समझिए कि ये क्या है और कैसे डील किया जाता है। कि मान लीजिए सॉलिड स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है। टोटल चार्ज इस बॉडी पे क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है, और रेडियस जो है कैपिटल आर समझिए। मेरा कहना है कि हमने इस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी से एक छोटा सा स्फेरिकल शेप का ही पोर्शन हटा दिया यहां से, ऐसे समझिए। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। Let us say a spherical portion of the solid sphere has been carved out, मतलब अंदर से carve out कर दिया, निकाल दिया गया, ताकि इतना पोर्शन स्फेरिकल बॉल की तरह का शेप का इतना पोर्शन ये खोखला हो जाए, ठीक है, और इसको बोल दीजिए कैविटी। कैसा कैविटी? स्फेरिकल। मतलब आपने एक स्फेरिकल कैविटी बना लिया एक सॉलिड स्फेयर के अंदर, ठीक है। इसका सेंटर बोल दीजिए C2 और इसका सेंटर बोल दीजिए C1। किसका सेंटर? बड़े वाले स्फेयर का, ठीक है। अब मेरा कहना है कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, यह मुझे जानने का इच्छा है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विदिन द कैविटी, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को डील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वेक्टर फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो मैं कुछ चीज तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके लिख सकता हूं। मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि ये कैविटी नहीं होता, पूरा स्फीयर रहा होता, तो यहां पे ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होता? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। टोटल फील्ड क्या रहा होता एट P? तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये कैविटी वाला पोर्शन। मतलब कैविटी वाले पोर्शन को मैंने हटाया नहीं है, अभी माना है कि सब है, तो सब की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने क्या नाम दिया है? टोटल, ई टोटल। ई टोटल एट पॉइंट P is equal to E due to this spherical portion with center C2 plus electric field due to remaining portion। remaining कौन है? remaining ये है, ये इसकी वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस ये अंदर वाला जो कैविटी वाला अगर चार्ज रहा होता तो उसकी वजह से जो फील्ड रहा होता उसको EC बोला, तो दोनों को मिला के ही ना टोटल फील्ड एट पॉइंट P मिला होता। अच्छा, टोटल फील्ड एट पॉइंट P का एक्सप्रेशन जब हमने कुछ नहीं हटाया यहां से तब क्या आया था? लेटस से C1P इज इक्वल टू X। तो याद कीजिए कि पूरा सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के अंदर किसी डिस्टेंस x पे सेंटर से डिस्टेंस x पे सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था? याद कीजिए तो K Q X बाई रेडियस का क्यूब, और डायरेक्शन किधर आया था? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन किधर आया था? इस डायरेक्शन के लॉन्ग, यानी x कैप के लॉन्ग। इसी को आप बोलिए ना, इसको आप x वेक्टर बोल दीजिए, इसको C1P को x वेक्टर बोल दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं K Q X वेक्टर बाय R क्यूब। ये चीजें जो हम बता रहे हैं ना, ये एक्सप्रेशन, ये सब पहले डील हो चुका है, इसलिए पुराने आप लेक्चर्स को थोड़ा रिवाइज कीजिए तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फेरिकल बॉडी इनसाइड एनी पॉइंट P
एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये तो तब ना होता, ये फील्ड तब ना होता जब कुछ भी कट आउट करके नहीं निकाले होते। ठीक है, तो ये तो ई टोटल है जो अभी आया है। ई टोटल कितना हो गया, के क्यू वेक्टर एक्स बाई आर क्यू। अच्छा, हमको चाहिए क्या था कि ये जो हमको चाहिए क्या था, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या है। ठीक है, ये वाला हमको चाहिए, क्या ये वाला, कि कैविटी बनने के बाद फील्ड कितना है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो कैविटी की वजह से अगर मान लीजिए कैविटी में चार्ज रहा होता, हटाते नहीं, तो उसकी वजह से पॉइंट बी पे फील्ड क्या रहा होता बताइए। तो अगर ये दूरी y है और ये वेक्टर y वेक्टर बोल दीजिए, तो क्या लिखे होते आप बताइए। तो इसी लॉजिक से आप इस कैविटी वाले स्फेरिकल रीजन की वजह से फील्ड लिख सकते थे ना पॉइंट बी पे, कितना के, बताइए। इस कैविटी के अंदर जो चार्ज होता, कितना चार्ज होता, लेटर से फॉर द टाइम बीइंग स्मॉल क्यू बोलते हैं, बाय कैविटी के रेडियस को बोल देते हैं आरसी का क्यूब और वेक्टर वाई। ऐसे लिखते कि नहीं। इस कैविटी में अगर चार्ज रहा होता, अगर कट करके नहीं हटाए होते, तो इस कैविटी वाले चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहा होता, ऐसे और इतना, प्लस ये वाला टर्म तो ऊपर से आ ही गया। आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, कहां पे, पॉइंट पी पे। तो क्या लिखाएगा, के क्यू एक्स बाई आर क्यू माइनस के स्मॉल क्यू वाई बाई आर सी क्यू। देखिए, घबराने की बात नहीं है। आपको लगेगा कि हमको पूरा चार्ज निकालना पड़ जाएगा, ये चार्ज निकालना पड़ जाएगा, नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो ये काम आसान हो जाएगा। देखिए, कैपिटल क्यू बाई आर क्यू में देखिए जानबूझ के मैं नीचे 4/3 पाई और ऊपर भी 4/3 पाई से इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया, और इस साइड भी 4/3 पाई और यहां पे भी 4/3 पाई इंट्रोड्यूस कर दिया ऊपर नीचे। ध्यान दीजिएगा। अब आप ही बताइए कि ये क्या बना, कैपिटल क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब पूरे स्फीयर में जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी था वही हो गया ना। ये कैपिटल क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसको हम रो बोल देते हैं, रो। तो कितना लिखिएगा, 4/3 पाई के रो एक्स वेक्टर माइनस, सिमिलरली यहां पे क्या लिखेगा, 4/3 पाई के। अब ध्यान दीजिए, ये चीज क्या है कि इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर अगर चार्ज रहा होता स्मॉल क्यू, वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटी क्या देता, कि इस कैविटी के अंदर जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो वही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता जो पूरे स्फीयर पे होता। ये टर्म क्या आया, 4/3 पाई के रो वेक्टर x माइनस वेक्टर y। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। ये रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, जब ये कैविटी के अंदर वाला चार्ज को हटा दिए तब कितना आएगा, ये आया। अब आगे डील करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। तो अब बस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर को क्या लिख सकते हैं, एकदम डायरेक्शन के साथ, 4/3 पाई के रो क्या है, चार्ज डेंसिटी किसका, इस पूरे स्फेरिकल रीजन में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये रो है, रो। और देखिए तो थोड़ा x वेक्टर माइनस y वेक्टर क्या है, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए तो इस फिगर पे ये रहा C1 C2 वेक्टर। तो ध्यान दीजिए तो C1 C2 वेक्टर x
वेक्टर y। देखिए तो ट्रायंगल लॉ से क्या c1 c2 वेक्टर प्लस y वेक्टर मिलके x वेक्टर है कि नहीं है? यहां देखिएगा, यहां c1 c2 वेक्टर प्लस y वेक्टर बराबर x वेक्टर। इस लॉजिक से आपका x वेक्टर माइनस y वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x वेक्टर माइनस y वेक्टर बराबर c1 c2 वेक्टर। यहां लिख देते हैं c1 c2 वेक्टर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4/3 पाई k के बदले क्या लिखेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो c1 c2 वेक्टर। ये कितना निकल जाएगा? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट c1 c2 वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्यों रिजल्ट है इंपॉर्टेंट? कि आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन एक जनरल पॉइंट P पे निकाला था, जिसकी दूरी सेंटर C1 से x था और सेंटर C2 से y था। P तो एक जनरल पॉइंट था कैविटी के अंदर का, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया जनरल पॉइंट पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है ये तो एक कांस्टेंट वेक्टर निकल के आया है। देख लीजिए, कांस्टेंट बोथ इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कैसे? देखिए C1 C2 का तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों से एक दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी है ना C1 C2 है, ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। जब तक कि कैविटी का सेंटर एक जगह बना दिए ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। और C1 C2 का डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मतलब ये जो ER आया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, इसका डायरेक्शन भी हर जगह किसके लॉन्ग है? C1 C2 वेक्टर के लॉन्ग। मतलब इसको डायग्रामेटिकली बनाइए तो C1 C2 वेक्टर के पैरेलल वेक्टर्स बनाइए। यही हुआ ना? मतलब कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन इज पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड वाइज रो C1 C2 का जो दूरी होगा जो दिया होगा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लेटर से C1 C2 का दूरी, लेटर से ये दूरी a है, कोई एक स्मॉल वैल्यू है सेंटर के बीच की दूरी, तो तब आप क्या लिखिएगा? रो a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं? मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर बनाए गए कैविटी में। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर बनाए गए कैविटी में हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है ऑलवेज और मैग्नीट्यूड भी एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है। तो इस तरह से आप कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम को डील किए हैं। लेकिन ये कैविटी कहां बनाए थे? स्फेरिकल बॉडी के अंदर। ठीक है, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। इसी कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैविटी के अंदर नहीं, कैविटी के बाहर, जैसे मान लीजिए एकदम बाहर एक पॉइंट P है और किधर है? किधर है? मान लीजिए लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 के लॉन्ग एक पॉइंट P है जिसकी दूरी C1 से x है और C2 से y है। तब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ये कैविटी वाला पोर्शन जो हटा दिए उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से यहां फील्ड क्या होगा? तो पूरा रहा होता, कुछ भी नहीं हटाए होते तो यहाँ पे जो फील्ड होता उसको अगर E टोटल बोलिएगा तो किस किस की वजह से होता? अगर पूरा रहा होता ये तो ये जो पोर्शन है कैविटी वाला, वहां पे जो चार्ज रहा था उसकी वजह से यहाँ जो फील्ड होता और रिमेनिंग पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड रहा होता, वो दोनों को वेक्टर सम करते तो टोटल फील्ड मिलता पॉइंट P पे, टोटल फील्ड ET हमको। लेकिन अभी चाहिए क्या? ओनली ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। तो क्या करेंगे? रिमेनिंग पोर्शन का फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा जो फील्ड था उसमें से ये वाला पोर्शन जो नहीं रहा उसका कंट्रीब्यूशन हटा देंगे। तो वही तो हटा रहे हैं, पूरा में से किसका कंट्रीब्यूशन हटा रहे हैं?
कैविटी वाले पोर्शन को। फॉर्चुनेटली कैविटी वाले पोर्शन की वजह से भी पॉइंट पी पे फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रहा होता। मान लीजिए यहाँ जो अंदर चार्ज है, इस कैविटी के अंदर अगर चार्ज रहा होता तो उसकी वजह से फील्ड पी पे किधर रहा होता, इधर, ई ड्यू टू कैविटी इधर ही होता, ठीक है। और टोटल जो चार्ज रहा होता, कुछ नहीं हटाए होते, तब भी जो फील्ड रहा होता वो तो इधर ही रहा होता। तो तब तो हम सीधे सीधे स्केलर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, टोटल के क्यू बाई C1P का दूरी क्या है, y, तो के क्यू बाई वाई स्क्वायर। बाहरी पॉइंट के लिए पूरा सॉलिड स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, पढ़ाए गए में से क्या घटा देंगे, इस कैविटी के अंदर वाले चार्ज का फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना, के क्यू बाई, अच्छा C1P था आपका, यहाँ पे एक चीज देखिए C1P है, C1P x था, तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए y स्क्वायर। अच्छा, तो फिर वही कहानी कि अगर कैविटी का रेडियस b है, ठीक है, तो तब इस वैल्यू को कैसे लिखे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के बाई वाई स्क्वायर, और स्मॉल क्यू क्या है, कैविटी के अंदर जो चार्ज रहा होता उसका वैल्यू। तो कैसे लिखते, तो चूंकि पूरा कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, तो फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। तो इस कैविटी के अंदर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई बी क्यू। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल गिव यू दैट चार्ज जो था कैविटी के अंदर एक समय में, स्मॉल क्यू। ये कितना निकल के आएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू बी क्यू बाई आर क्यू वाई स्क्वायर। ये हो गया रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू द लेफ्ट आउट पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है स्फीयर का, उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट फील्ड है वो ये है। ये सब कहां से आप ला रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। शॉर्ट में क्या बोला जाए कि अगर मुझे पूरा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड पता है कहीं का, तो वो लिख लिए। अब मान लीजिए उस पूरे में से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिए, तो उसका इफेक्ट जो है, उस हटाए हुए चार्ज का जो इफेक्ट था पॉइंट पी पे, उसको भी हटा देंगे। पूरा में से हटाए गए चार्ज का इफेक्ट को माइनस कर देंगे, तो जो बचा वही रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यही ना कर रहे हैं बार बार, ये तो बार बार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बोलिए सर आप तो जानबूझ के C1 C2 लाइन के अलॉन्ग ही आप क्या कर दिए, पॉइंट पी ले लिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप एक ऐसा पॉइंट लेते जो C1 C2 लाइन के अलॉन्ग नहीं रहता, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता था। लॉजिक वही है, देखिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। C1 ये P' पॉइंट बोलिए, तो C1 P' अगर पूरा रहा होता, कुछ नहीं हटाए होते, तो फिर पूरे की वजह से फील्ड क्या आया होता, इसी लाइन के लॉन्ग ना, कितना, के क्यू, इसको बोल दीजिए दूरी x डैश, तो के क्यू बाई एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, x डैश यूनिट वेक्टर इधर की ओर। ये पूरा था जब कुछ नहीं हटाते, लेकिन अब हटा दिए हैं, जो हटाए हुए पोर्शन है उसको घटाएंगे ना, माइनस के स्मॉल क्यूब बाई, ये मान लीजिए C2P', इसकी दूरी y डैश होता, तो क्या करते हैं, y डैश का स्क्वायर, y डैश का क्या यूनिट वेक्टर किधर की ओर का, y डैश यूनिट वेक्टर, y डैश क्या। अब क्या करना होगा कि अब हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होगा इस तरह से टू गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता, लेकिन ये करना होता। x डैश y डैश ये तो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपको पॉइंट P डैश दिया कहाँ है, लेकिन लॉजिक ये है।
अब यहाँ पे देखिए सिंपल स्केलर सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि x डैश जो यूनिट वेक्टर है और जो y डैश जो यूनिट वेक्टर है दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए आप सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाइएगा यहाँ इसकी तरह। ये सब भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको जाना होगा डिटेल कैलकुलेशन में, लेकिन अप्रोच वही है। तो ये एक पहला एस्पेक्ट था।